स्टॉक मार्केट क्रैश, ये शब्द सुनते ही ना दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा वित्तीय तूफान आ गया हो जो अचानक सब कुछ हिलाकर रख देता है। पर क्या ये वाकई इतने रहस्यमयी होते हैं? चलिए आज की इस पड़ताल में हम भारत के सबसे बड़े मार्केट क्रैश के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का ऊपर नीचे होना नहीं है। ये एक ऐसा झटका होता है जो रातों रात अरबों की संपत्ति को खाक में मिला देता है, लोगों का आत्मविश्वास हिला देता है और हां, वित्तीय दुनिया के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। ये निवेशकों के सपनों का टूटना है और इसका असर हम सब पर कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं मार्केट क्रैश तो इसका असल में मतलब क्या होता है। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो स्टॉक मार्केट क्रैश तब होता है जब बहुत ही कम समय में, मतलब कुछ दिनों या हफ्तों में, स्टॉक की कीमतें तेजी से धड़ाम हो जाती हैं। और ये गिरावट सिर्फ एक दो स्टॉक में नहीं बल्कि पूरे बाजार में फैल जाती है। और इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है डर और घबराहट, जिसके चलते लोग अंधाधुंध बिकवाली करने लगते हैं। इसे समझने के लिए 2020 का कोविड क्रैश एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जरा इन ग्राफ्स को देखिए। जनवरी में बाजार आसमान छू रहा था, लेकिन अप्रैल आते आते ये तेजी से नीचे गिर गया। हालांकि जून तक इसमें थोड़ा सुधार दिखना शुरू हो गया था। ये दिखाता है कि बाजार कितनी तेजी से गिर सकता है और फिर संभल भी सकता है। लेकिन वो झटका कितना गंभीर था। भारत के जो दो मेन इंडेक्स हैं, बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50, वो अपने सबसे ऊंचे स्तर से इफेक्टिवली 38% तक गिर गए थे। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट थी जिसने पूरी वित्तीय दुनिया में खलबली मचा दी थी। वैसे भारत के बाजार ने ऐसे कई तूफान देखे हैं। हर गिरावट के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग ट्रिगर। आइए भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े मार्केट क्रैश पर एक नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। 1992 के हर्षद मेहता घोटाले से लेके 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तक, और फिर 2016 की नोटबंदी से लेके 2020 की महामारी तक, लगभग हर दशक में बाजार को एक बड़ा झटका लगा है। और हाल ही में 2024-25 में भी चुनावी नतीजों और ग्लोबल टेंशन ने बाजार को हिला के रख दिया। बात है 1992 की। हर्षद मेहता घोटाले ने बाजार की नींव हिला दी थी। 29 अप्रैल को सेंसेक्स एक ही दिन में करीब 13% गिर गया। सोचिए। और इसी ऐतिहासिक क्रैश के बाद बाजार को रेगुलेट करने के लिए सेबी जैसी संस्था बनानी पड़ी। फिर आया 2008 का संकट। इसकी जड़ें तो अमेरिका में थीं, जहां लेमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया था, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ा। विदेशी निवेशकों ने घबराकर भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया और नतीजा 21 जनवरी को सेंसेक्स एक ही दिन में 7.5% लुढ़क गया। लेकिन भारत के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट आई 23 मार्च 2020 को। जब देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो बाजार में ऐसी दहशत फैली कि सेंसेक्स एक ही झटके में 13% से भी ज्यादा टूट गया। अच्छा, ये आंकड़े हमें ये तो बताते हैं कि गिरावट कितनी बड़ी थी, मतलब क्या हुआ, पर ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। आखिर ऐसी घबराहट फैलती ही क्यों है? इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? इंसानी मनोविज्ञान में। किसी भी मार्केट क्रैश के केंद्र में आप देखेंगे कि तकनीक या अर्थशास्त्र से कहीं ज्यादा इंसानी भावनाएं होती हैं। डर, लालच और सबसे बढ़कर दूसरों को देखकर वही करने की आदत। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, या सीधी भाषा में कहें तो भेड़ चाल। ये हमारी वो आदत है जब हम अपना दिमाग लगाने के बजाय बस भीड़ के पीछे चलने लगते हैं। अगर सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे, अगर सब बेच रहे हैं तो हम भी बेचेंगे। यही मानसिकता बाजार की तेजी और मंदी दोनों को कई गुना बढ़ा देती है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इतिहास गवाह है। चाहे वो 17वीं सदी का ट्यूलिप मेनिया हो, 1990 का .com बबल हो या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सभी बड़ी घटनाओं के पीछे भीड़ का यही मनोविज्ञान काम कर रहा था। इस भेड़ चाल का सबसे पहला और बड़ा नुकसान है अज्ञानता। जब लोग भीड़ के पीछे भागते हैं तो वो अपनी खुद की रिसर्च और समझ पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। वो फैक्ट्स को नहीं बल्कि बस दूसरों को देखते हैं और फैसले ले लेते हैं। और फिर क्या होता है? गलत टाइमिंग। जब कोई स्टॉक बहुत पॉपुलर हो जाता है तो ज्यादातर लोग उसमें तब पैसा लगाते हैं जब उसकी कीमत पहले ही आसमान पर पहुंच चुकी होती है। मतलब वो चोटी पे खरीदते हैं और जैसे ही गिरावट शुरू होती है सबसे पहले वही फंसते हैं। और तीसरा खतरा है ओवर एक्सपोजर का। किसी एक हॉट सेक्टर या स्टॉक के पीछे भागते भागते निवेशक अक्सर अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं।
पोर्टफोलियो का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है, और जब वो एक सेक्टर गिरता है तो उनका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। तो जब बाजार गिरता है तो इसका असर सिर्फ स्टॉक की कीमतों पर नहीं रुकता, इसका असर हमारी जेब पर, हमारी नौकरियों पर और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 2024-25 के मार्केट क्रैश का ही उदाहरण ले लीजिए। निवेशकों की संपत्ति में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की कमी आई। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये दिखाती है कि एक क्रैश में कितना जबरदस्त वित्तीय नुकसान हो सकता है। ऐसे मुश्किल समय में निवेशक अक्सर दो तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग घबराकर अपने सारे स्टॉक बेच देते हैं, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। इसमें वो अक्सर अपना नुकसान पक्का कर बैठते हैं। वहीं कुछ समझदार निवेशक अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर सोने या सरकारी बॉन्ड जैसी सुरक्षित जगहों पर लगा देते हैं। इसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। और हाँ, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। निवेशकों की संपत्ति तो डूबती ही है, बैंकिंग और ऑटो जैसे बड़े सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। लोगों का खर्च करने का तरीका बदल जाता है और पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हालांकि हर संकट के बाद कुछ अच्छे सुधार भी होते हैं, जैसे 1992 के घोटाले के बाद सेबी का बनना एक बड़ा कदम था। तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें ये भी सिखाता है कि बाजार की गिरावट से कैसे बचा जा सकता है। तो सवाल ये है कि हम इन मनोवैज्ञानिक जालों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। इसका जवाब इन 4 सिंपल स्टेप्स में छिपा है। पहला, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले हमेशा फैक्ट्स को वेरीफाई करें। दूसरा, किसी कंपनी के स्टॉक की कीमत के पीछे मत भागिए, उसकी कमाई और ग्रोथ को समझिए। तीसरा, अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए, निवेश को फैलाइए ताकि जोखिम कम हो। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर टिके रहिए और छोटी मोटी घबराहट से अपने फैसले मत बदलिए। आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा, ये उसकी फितरत है। अगला वित्तीय तूफान कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि जब वो आएगा तो हम उसका सामना करने के लिए कितने तैयार होंगे, क्योंकि हमारी तैयारी ही हमारे निवेश का भविष्य तय करेगी।